लिथुआनिया बाल्टिक सी का एक छोटा सा मुल्क है। आबादी 28 लाख है। ये 50 साल सोवियत यूनियन के कब्जे में रहने के बाद 1990 में आज़ाद हुआ। ये पहला मुल्क था जिसने 1990 में रूस से मुकम्मल आज़ादी का ऐलान किया और लिथुआनिया के बाद पूरी सोवियत यूनियन टूट गई। आप अगर आज भी सोवियत यूनियन के ब्रेकअप की पुरानी तस्वीरें या फिल्में देखें तो आपको उनमें लेनिन का देव हैकल मुजस्मा गिरता दिखाई देगा। ये मुजस्मा लिथुआनिया के दारुल हुकूमत विल्नियस में गिराया गया था और इसके गिरने के साथ ही आहिनी पर्दा भी तार तार हो गया था और फिर देखते ही देखते यूएसएसआर 15 मुल्कों में तकसीम हो गया। लिथुआनिया को आज़ाद हुए सिर्फ 32 साल हुए हैं, लेकिन ये 32 बरसों में न सिर्फ यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है बल्कि ये मुआशी लिहाज से भी पाकिस्तान से बहुत आगे है। ये बायोटेक्नोलॉजी और लेज़र टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। आसिफ अली जरदारी के सदारती दौर में इस लिथुआनिया को आज़ाद हुए सिर्फ 20 साल हुए थे। 2010 में लिथुआनिया के एक वजीर पाकिस्तान के दौरे पर आए। वजारत खारजा ने बड़ी मुश्किल से सदर जरदारी को वजीर से मुलाकात के लिए राजी किया। चाय के दौरान सदर ने वजीर से पूछा, आपकी आबादी कितनी है? वजीर ने जवाब दिया, 2 मिलियन। सदर ने हंसकर कहा, मैं कराची के जिस सेक्टर में रहता हूं उसकी आबादी आपके पूरे मुल्क से ज्यादा है। वजीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी मैं जानता हूं। सदर ने इसके बाद पूछा, आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी हैं? वजीर ने जवाब दिया, 50 बिलियन डॉलर। सदर जरदारी बिलियन को मिलियन समझे और हंसकर कहा, आप 50 लोग 50 मिलियन में मुल्क कैसे चला रहे हैं? वजीर ने आजिज़ी से जवाब दिया, सर मैंने अर्ज किया था बिलियन। सदर जरदारी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। हमारी कुल एक्सपोर्ट्स उस वक्त 20 बिलियन डॉलर थी और आबादी 18 करोड़ थी, लिहाजा सदर का चौंकना बनता था। सदर ने उससे पूछा, आप क्या एक्सपोर्ट करते हैं? उसने जवाब दिया, हमारी मेजर एक्सपोर्ट्स लेज़र और बायोटेक्नोलॉजी हैं। हमने 15 साल कबल 2 दर्जन कंपनियां बनाई थी। ये अब बायोटेक्नोलॉजी और लेज़र में दुनिया को लीड कर रही हैं। सदर ने पूछा, आपकी कामयाबी की 3 बड़ी वजूहात क्या हैं? वजीर ने हंसकर जवाब दिया, हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ विल्नियस 1579 में बनी थी। पहली वजह यह है। दूसरी वजह टैक्स सिस्टम है। लिथुआनिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इनफरादी और तजारती दोनों सतहों पर सिर्फ 15% टैक्स लेता है। और तीसरी वजह, हम अपने प्रोफेसर्स और ताजरों दोनों को इज्जत देते हैं और इन दोनों ने मुल्क को बाइज्जत बना दिया। मुलाकात ख़त्म हो गई। ये वाक़या सुनाने के बाद मेरा आपसे एक सवाल है, हम लोग पहली दुनिया को पहली दुनिया और तीसरी दुनिया को तीसरी दुनिया क्यों कहते हैं? आप यकीनन 10-15 वजूहात बताएंगे, लेकिन मेरी नज़र में तीसरी दुनिया तीसरे दर्जे की सोच और तीसरे दर्जे की अखलाकियात की वजह से तीसरी दुनिया कहलाती है। आप आज इनफरादी सतह पर अपनी अखलाकियात और सोच को पहले दर्जे पर ले जाएं, आप कल फर्स्ट वर्ल्ड के फर्स्ट पर्सन बन जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जब कोई मुल्क अपनी सोच और अपनी अखलाकियात को पहले दर्जे पर ले आता है तो वो फर्स्ट वर्ल्ड में दाखिल हो जाता है। हम अगर आज अमेरिका में पाकिस्तानी सोच और अखलाकियात नाफिज कर दें तो दुनिया की वाहिद सुपर पावर चंद बरसों में पाकिस्तान बन जाएगी। और हम अगर आज पाकिस्तान में अमरीकी कैरेक्टर और अमरीकी थिंकिंग ले आएं तो हम चंद बरसों में अमेरिका के रास्ते पर चल निकलेंगे। हमें ये समझना होगा, दुनिया में सिस्टम अहम नहीं होता, सिस्टम चलाने वाले लोग अहम होते हैं। लातीनी अमेरिका के मुल्कों में अमरीकी सिस्टम है, लेकिन उनमें से कोई एक मुल्क भी अमेरिका नहीं बन सका। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ सिस्टम है, सोच और अखलाकियात नहीं। चुनाचे वहाँ सिस्टम फेल हो गया। हमारा मसला भी सिस्टम नहीं है, अखलाकियात और सोच है। और सोच की हालत ये है, मुस्तफ़ा नवाज खोखर 10 नवंबर तक पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे। उन्होंने आज़म स्वाति के हक में 3 ट्वीट्स कर दी और आसिफ अली जरदारी ने फारूक एच नाइक के जरिए उनसे इस्तीफ़ा ले लिया। ये है हमारा अखलाकी मायार, यानी हम अपने सेनेटर को भी इख्तलाफ का हक नहीं देते। हमें ये भी गुलाम चाहिए। मेरे मुस्तफ़ा नवाज खोखर के वालिद हाजी नवाज खोखर के साथ पुराने ताल्लुकात थे। हाजी साहब का ज़्यादा वक्त मलिक रियाज के साथ गुजरता था। मेरी उनके साथ 90% मुलाकातें
मलिक साहब के घर पर हुई। वो एक शानदार और जहां दीदा इंसान थे। मैं दिल से उनकी इज्जत करता था, लेकिन मुस्तफ़ा नवाज खोखर कैरेक्टर में वालिद से भी कई गुना आगे निकल गए। पार्टी ने उन्हें 2018 में सिंध की सीट से सेनेटर बनाया। ये उन पर बहुत बड़ी सियासी मेहरबानी थी, लेकिन ये इस मेहरबानी के बावजूद पार्टी से इख्तलाफ करते रहे। पीपल्स पार्टी ने मार्च 2021 में यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने के लिए बाप पार्टी के वोट ले लिए। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने इस हमाकत पर पार्टी से खुलकर इख्तलाफ किया। उनका कहना था, हमने चंद दिन कबल बाप पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और हम आज एक छोटी सी सीट के लिए उनसे वोट ले रहे हैं। क्या ये अखलाकी तौर पर ठीक है? दूसरा, हमने नून लीग से वादा किया था हम ये सीट उन्हें देंगे, लेकिन हम नून लीग से वोट लेने के बाद वादे से फिर गए। पार्टी इन रिमार्क्स पर उनसे नाराज हो गई। ये उस वक्त बिलावल भुट्टो के तर्जमान थे। ये ओहदा उनसे वापस ले लिया गया। ये उस वक्त भी मुस्तफ़ी होने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च शुरू हो गया और इस्तीफे का मामला टल गया। मगर अब उनकी गुस्ताखी पसंद नहीं की गई और उनसे इस्तीफा ले लिया गया। यूं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख के पहले सेनेटर बन गए जिनसे सिर्फ 2 ट्वीट्स की वजह से इस्तीफा लिया गया। मुझे भी सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर के ख्यालात से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं मैं उनके हक़ के इख्तलाफ ही को सलब कर लूँ। ये रवैया तो ख़ानदान गुलामा के दौर में भी नहीं होता था। उस ज़माने में भी कुतुबुद्दीन ऐबक अपने बादशाह शहाबुद्दीन गौरी से इख्तलाफ कर लिया करता था और बादशाह इस गुस्ताखी के बावजूद उसे तख्त से महरूम नहीं करता था। मगर आज 2 ट्वीट्स के बाद सेनेटर से सेनेटरशिप वापस ले ली जाती है। क्या ये रवैया और क्या ये रिवायात सियासी जमहूरी और अखलाकी हैं? क्या हम इस सोच और इस अखलाकियात के साथ ये मुल्क चला सकेंगे? मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ और मैं पिछले 15 बरसों की तारीख़ को मुल्क की अहम तरीन तारीख़ समझता हूँ और ये दावे से कह सकता हूँ इन 15 बरसों ने हमारी सारी जमहूरी गलत फहमियाँ दूर कर दी हैं। इन बरसों ने साबित कर दिया मुल्क में सिर्फ 2 हकीकतें हैं, इस्टेब्लिशमेंट और इक़्तिदार, और सियासतदान इक़्तिदार के लिए किसी भी सतह पर जा सकते हैं। आप दूर ना जाइए, आप फरवरी 2022 के अखबारात और टेलीविज़न के वीडियो क्लिप्स निकाल कर देख लीजिए और इसके बाद अप्रैल के क्लिप्स और अखबारात का मुताला कर लीजिए। आपको मुल्क का मुस्तकबिल समझ आ जाएगा। आपको आज की हुकूमत 12 जमातों के साथ इमरान खान की जगह खड़ी नजर आएगी और अप्रैल के बाद इमरान खान PDM के चौक में दिखाई देंगे और ये सब लोग मिलकर सिर्फ एक काम करते नजर आएंगे और वो काम है इस्टेब्लिशमेंट को राम करना। PDM के अरकान 4 साल इस्टेब्लिशमेंट को राजी करते रहे और ये काम आज इमरान खान कर रहे हैं। आप दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए, अगर आज इमरान खान के लिए गेट नंबर 4 खुल जाता है तो ये कल क्या कहेंगे और इसके बाद PDM का क्या रिस्पांस होगा? आप दिल पर दूसरा हाथ रखकर ये जवाब भी दीजिए, क्या हम इस अखलाकियात के साथ आगे बढ़ सकते हैं? चीन के दानिश्वर कन्फ्यूशियस ने 2500 साल कबल कह दिया था, इंसान अगर कैरेक्टर खो दे तो ये सब कुछ खो देता है और हम बदकिस्मती से मनहसुल कौम इस जौहर से महरूम हो चुके हैं। और मुस्तफ़ा नवाज खोखर इन हालात और इस अखलाकियात में वाकई एक हीरा इंसान है और उनमें कम अज़ कम अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज़ उठाने की जुर्रत तो है, जबकि बाकी तमाम लोग बड़े बड़े नामों के साथ हाथ जोड़कर खड़े हैं और सांस तक लेने की गलती नहीं कर रहे। और ये वो रवैया है जिसकी वजह से लिथुआनिया फर्स्ट वर्ल्ड और हम थर्ड वर्ल्ड हैं। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.